मैं एक्चुअली आज अपने जो सेल फोन है उसके इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ आपके साथ। जो वाईफाई है उसके सिग्नल, जो मेरी वाईफाई डिवाइस है उसके सिग्नल को बेहतर तौर पे नहीं आ रहे। थोड़ा सा स्टार्ट में देर होने की वजह भी, एक वजह ये भी थी। तो सेल फोन की सेटिंग्स मुझे कोई बहुत बेहतर पता नहीं है। नॉर्मली होता ही है कि जब वो सिम पे कोई कॉल आती है या तो वो जो नेटवर्क वाला है या जो डेटा सिम होती है उसको वो ओवरराइड कर लेता है और थोड़ी देर के लिए नेट का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब वो कॉल वगैरह ख़त्म होती है तो फिर वो दोबारा इंटरनेट आना शुरू हो जाता है। इसलिए आई डोंट नो, बीच में कहीं पे कोई डिसकनेक्शन आ जाए तो दैट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। वो जल्दी ही रिकनेक्ट हो जाएगा। बल्कि अगर आप लोगों को में से किसी को पता है कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं कि कॉल ही ना आए और बस इंटरनेट चलता रहे। सर डायलर के अंदर जाके ना, इसके अंदर डायलर के अंदर जाएं सर आप, सेटिंग्स के अंदर। वो सर डायलर जहाँ से आप नंबर नहीं लिखते कॉल करने के लिए। हाँ जी, एक मिनट। जहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ ये कीपैड आ गया, डायल। हाँ जी, यहाँ सर ये कॉर्नर पे होगा मोर, वहाँ पे सेटिंग से जाएं, वहाँ पे जो सेटिंग है जो कॉन्टेक्ट्स वाली सेटिंग है। जी सर। जी है, बिल्कुल है सर यहाँ पे मोर सेटिंग होगा। नहीं, यहाँ पे मोर सेटिंग्स नहीं आ रहा। सर कॉल फॉरवर्डिंग देखें। यहाँ पे है डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, साउंड एंड वाइब्रेशंस हैं, एक्सेसिबिलिटी है, इस तरह की चीज़ें हैं। कॉल फॉरवर्डिंग नहीं नजर आ रहा सर यहाँ से। कॉल फॉरवर्डिंग तो यार नज़र नहीं आ रहा। सर ऐसा करें फिर सेटिंग से जाके सर ये हर मोबाइल की डिफरेंट होती है। सेटिंग से सर्च कर लें सर इसको जाके। एक मिनट, सेटिंग्स में मैं आ गया हूँ। वहाँ से सर कॉल फॉरवर्डिंग सर्च कर लें, शायद इधर से मिल जाए। फोन सेटिंग्स में आ जाऊँ। ओ ये हम यार एमी टाइम ज़ाया करी जा रहे हैं। इसको बाद में ढूंढ लूंगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है मेरे फ़ोन में इसकी कोई फ़र्क होगी, वो वाली किसी और के फ़ोन में कोई फ़र्क होगी, शायद इस तरह हो, मुख्तलिफ फ़ोन में इंटरफेस शायद फ़र्क होता हो। सो सिर्फ अगर बीच में कोई डिसकनेक्शन आए तो दैट शुड बी फाइन। वो जल्दी ही दोबारा इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएगा। ये अब जी इंटरव्यू शुरू हुआ है कि मेरा फ़ोन कौन सा है। ये मेरे पास MI A1 फ़ोन है। MI कंपनी का जो फ़ोन है A1 वो है मेरे पास। एनीवेज इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ जी, Xiaomi यही वाला, ये XI Xiaomi, पता नहीं जो भी इसको कहते हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसको मैं इंशाल्लाह ऑफलाइन देख लूँगा इसको कैसे फिक्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जी, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक होमवर्क असाइनमेंट दी थी। एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि आपने टावर ऑफ हनोई का कोड लिख के लाना है without recurring. So anybody succeeded or not? जी, anyone? किसी ने होमवर्क किया है? जो मैंने होमवर्क आपको दिया था, आपको होमवर्क याद है कि मैंने दिया भी था या नहीं? आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। तो शायद होमवर्क आप लोगों ने किया नहीं होगा, वक़्त वगैरह नहीं मिला होगा, या मुमकिन है कुछ लोगों ने करने की कोशिश की हो लेकिन वो कंप्लीट ना हुआ हो। उस होमवर्क को यानी करवाने का मकसद आपसे ये था कि आप थोड़ा सा ये समझते कि बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो रिकर्सिव नेचर की होती हैं, उनको अगर आइट्रेटिव वे में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाए तो कई दफ़ा वो आइट्रेटिव सोल्यूशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कई दफ़ा वो क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड टावर ऑफ हनोई इज़ वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स।
कि अगर आप इसका आइटरेटिव सोल्यूशन लिखने जाएंगे, आइटरेटिव कोड लिखने जाएंगे, तो कोड सिंपल नहीं होगा, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोड, और इसके साथ आपको एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो मकसद ये था, आप अपने तौर पे बाद में भी इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये एक स्टूडेंट का मैसेज आएगा, जनरल सोल्यूशन नहीं बन रहा था। दैट्स प्राइमरी द रीज़न कि ये चूंकि रिकर्सिव प्रॉब्लम है, रिकर्सिव नेचर की प्रॉब्लम है, इसका जनरल सोल्यूशन जो है दैट इज़ नॉट दैट इजी। ओके, आज हम बेसिकली कुछ कोड्स और लिखने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम कोड्स लिख सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि कोड आप लिख लेंगे और मैं उसकी थ्योरेटिकल साइड पे रह जाऊं तब भी ठीक है, आइदर वे। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट in a little bit detail, we are going to talk about merge sort, and we are also going to talk about quick sort. अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको तफसील से नहीं करवाई या अभी तक हमने जो शुरू नहीं किया वो ये है कि अगर एक कोड रिकर्सिव फॉर्म में लिखा हो, डिवाइड एंड कॉन्कर फैशन में लिखा हो, तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी ये कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कोड कितना टाइम लेगा एट द एंड ऑफ द डे। ये अभी तक हमने नहीं देखा, इसको बड़ी तफसील से देखेंगे। एक्चुअली हमारा एक पूरा बल्क ऑफ यानी एक सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स होगा रिकर्सिव कोड्स को एनालाइज करने में, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह, बड़ी तफसील से देखेंगे। लेकिन अभी मकसद जो मेरा है वो स्टूडेंट्स को रिकरियन से ज़्यादा फेमिलियराइज कराना है कि कोड जो है रिकर्सिव कोड लिखते कैसे हैं। रिकर्सिव कोड भी लिखने का मकसद ये नहीं है कि आप रिकर्सिव कोड लिखने में माहिर हो जाए, जस्ट कि अगर एक नई प्रॉब्लम आए और उसको आप इस तरह से रिकर्सिव या डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडाइम में लेके आएँ तो उसको सोचने के अंदाज क्या होते हैं, सिर्फ उस पर थोड़ा सा हमारा फोकस रहेगा आज के लेक्चर में भी। और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को इसी पैराए में, यानी डिवाइड एंड कॉन्कर का तरीका क्या है सोचने का, इसी पैराए में हम इसको देखेंगे, ठीक है। यस जी सर। ओके, सो और इंशाल्लाह इनके पाइथन में कोड भी लिखेंगे। हम पहले एक मर्ज का फंक्शन लिख लेते हैं, डिफाइन मर्ज, जो दो सॉर्टेड अरेज लेगा, A1 A2, दो सॉर्टेड अरेज ये लेके जाएगा, ये मर्ज का फंक्शन है, और ये एक नई अरे भेजेगा जो सॉर्टेड होगी, यानी A1 भी सॉर्टेड अरे है, A2 भी सॉर्टेड अरे है, लेट्स से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो ये फंक्शन एक नई अरे भेजेगा जो कि सॉर्टेड होगी। सो हम सबसे पहले, और ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, ये मर्ज का फंक्शन रिकर्सिव नहीं है। सो हम पहले देख लेते हैं कि N1 A1 का साइज कितना है। ये मैं पाइथन की नोटेशन में लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ A1, N2 is length of A2, and then we can have another array or list, maybe a numpy array or something like that, which is let's say B, which is let's say, or B can be simply a list. अभी बाद में हम देखेंगे कि हम numpy arrays को भी यूज कर सकते हैं, but that is simply a list B. Then what we can do is for I equals 0, actually this is not Python, so मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये मर्ज का फंक्शन करेगा क्या। हमारे पास ये जो एक अरे है A1,
और ये करे होगी A2, A1 की लेट से, इसमें A1 में लेट से 4 एलिमेंट्स हैं, A2 में लेट से 3 एलिमेंट्स हैं, तो I यहाँ पे होगा, J यहाँ पे होगा इन द बिगिनिंग, और फिर होगा ये कि I और J ये आपस में कंपेयर होंगे, और जो इनमें से छोटा होगा, जो एलिमेंट छोटा होगा, वो एलिमेंट जो है वो अरे B में कॉपी हो जाएगा. सो if this element is smaller then this is copied, otherwise if this element is smaller, element at index I और element at index J ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे, इनमें से जो छोटा होगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और जो एलिमेंट कॉपी होगा, लेट्स से ये वाला एलिमेंट कॉपी हुआ है, इसका इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर दोबारा यही प्रोसीजर चलेगा, और ये अरे B जो है ये फिल होती चली जाएगी. मेक सेंस? यस? यस सर. जी सर. सो मर्ज का फंक्शन ये करेगा. हम इस तरह करते हैं कि पहले ये मर्ज का फंक्शन टाइप करते हैं पाइथन के अंदर, जस्ट एक फंक्शन लिखते हैं मर्ज, जो 2 लिस्ट्स लेगा या 2 अरेज लेगा और एक नई अरे बनाएगा. सो लेट्स डू दैट इन पाइथन, and then we will write the whole merge sort code in Python. Ready? Yes sir. Okay. Are you comfortable with Python coding, or are there any issues? सर इशू तो कोई नहीं, बल्कि सिंपलिसिटी ज्यादा लग रही है इसके अंदर. क्या ज्यादा लगती है? सिंपलिसिटी ज्यादा लग रही है इसके अंदर एज कंपेयर टू C++. Oh, this is much more simpler. This is yeah, Python is much more simpler. That's true observation. That's true observation. लेकिन एल्गोरिथम एनालिसिस के लिए पाइथन सीखना जरूरी नहीं है, यानी ठीक है. यस सर. पाइथन सीखना वैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए मेरा ख्याल है आजकल ज़रूरी हो चुका हुआ है, काफ़ी फेमस ये लैंग्वेज बन गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन एल्गोरिथम एनालिसिस के लिए कोई भी लैंग्वेज विल वर्क. ओके, लेट्स से दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर, लेट्स से दैट डिवाइड एंड कॉन्कर, and let's say we have a list. Let's define a function, define merge sorted arrays, let's say A1 and A2, and we are assuming कि A1 भी एक लिस्ट की सूरत में है फिलहाल, और A2 भी एक लिस्ट की सूरत में, दोनों लिस्ट्स हैं. ओके, so N1 जी सर. N1 comma M2 is equal to length of A1 comma length of. ये पाइथन में आप मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और राइट साइड पे मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो आप मल्टीपल असाइनमेंट्स एक ही लाइन में कर सकते हैं पाइथन के अंदर. ओके, ओके सर. then we have a list B. Let's say the B is simply empty right now, and for index IDX in range N1 plus N2, what we are going to do is the following. In the start, I is 0. In the start, both I and J are 0, 0. ठीक है? Sense? सर ये फॉर की कंडीशन की समझ नहीं आई, ये फॉर की लाइन कैसे लिखी है? फॉर इंडेक्स इन रेंज, ये यूं समझ लें कि ये जो N1 है, लेट्स से ये 4 है, N2 3 है, सो ये वैल्यू हो जाएगी 7. ठीक है, ये जो वाली, और ये ऐसे ही है जैसे आप C++ में लिखते हैं, यानी C++ में इसको आपने लिखना होता तो आप ऐसे लिखते, फॉर int I equals 0, I is less or equal to
i is less than, मैं इसका C++ वेरिएंट लिख देता हूँ आपके सामने। i की जगह मैं idx कर लेता हूँ। ये लिखा है मैंने पाइथन में, इसका C वेरिएंट ये आपके सामने है। ठीक है सर, थैंक यू। मेक सेंस? यस सर। Okay. So so then what I do is I compare. First of all, I check if I is greater than, if I is less than n1, then do the following stuff. If I is less than n1 and j is less than n2, अगर ये अभी तक रेंज के अंदर हैं तो फिर आप ये जो अभी काम करने जा रहे हैं ये करें। इफ a1 i, सो और या इफ की बजाय इसको ऐसे कर सकते हैं, b डॉट करें इफ a1 i that is smaller than a2 j, then b dot append ai that is, let's say, smaller or equal कर लें, and append this one, else b dot append a2j। मेक सेंस? और जो आपने अपेंड किया है उसका इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दें। मेक सेंस? जी सर। ओके। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर कोई एक अरे जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, ऐसा ही है ना? यानी एक अरे पूरी कॉपी हो चुकी होगी, अब दूसरी अरे ने एज इट इज अपेंड होना है सिर्फ। अगर i और j दोनों की वैल्यू n1 और n2 से छोटी नहीं है तो कम से कम एक अरे जो है दोनों में से a1 या a2 उसके सारे एलिमेंट्स b में आ चुके होंगे। उस केस में हमने क्या करना है? ठीक है, मेक सेंस? जी सर। यस सर। elif I is elif I is greater or equal to n1 तो क्या करना है? और else में क्या करना है? मेक सेंस? जी सर। यस सर। Okay, so if I is greater than n1 or then b dot append बल्कि I is greater or equal to n1 and j is less than n2, then b dot append a2 j plus equals to 1 else, शायद else if लगेगी एक और, elif या ये अलग-अलग हैंडल कर लें। अगर ये हो तो अंदर आ जाए, अगर ये नहीं है then b dot append I इससे बड़ा हो चुका है and idx is smaller than n1 plus n2, तो फिर ये करो
and if j is greater or equal to n2 and idx smaller than n1 plus n2, here b do dot append a1 I plus equals to 1, else जैसे एल्स पास लिखने की जरूरत नहीं है। पास का मतलब सिर्फ यही है कि अगर इन कंडीशंस के अलावा कुछ हो तो कुछ भी ना करो, निकल जाओ। इज दैट ओके? जी सर। Yes, sir. कोड समझ में आ रहा है? इससे बेहतर कोड लिखा जा सकता है। आई वॉज जस्ट राइटिंग जो मेरी अभी समझ में आ रहा है, बस मैं वो लिखता जा रहा हूँ। रिटर्न बी। जी सर, समझ आ रहा है। सो दिस इज द कोड जो मर्ज का कोड है, जिसमें काफी सारी इफ कंडीशंस नजर आ रही है। बेहतर कोड लिखा जा सकता है, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज। ओके, Yes, sir. so let's check if it worked very well or not. Let's have two arrays, A1 1 2 5 7 and A2, let's say -3 -3 6 6 6 7 and let's say 9 and let's say 100. Let's say these are two arrays, and let's print merge sorted arrays, and let's give them A1 and A2 in the hope that, so yeah, it's working very well. Make sense? Yes, sir. जी सर। सर Okay, so with the assumption that this merge sorted array function is working very well, and this function is no longer a recursive function, इसको अगर आप दें तो ये दो sorted arrays को sort कर देगा और एक रिजल्टेंट अरे देगा। आप मुझे इस फंक्शन को देख के इसका रनिंग टाइम बता सकते हैं बिगो नोटेशन में या थीटा नोटेशन में या वट एवर? कैन यू टेल मी द रनिंग टाइम ऑफ दिस फंक्शन? जी Sir, n time. सॉरी, Sir, n time. एन क्या चीज है? यहाँ पे एन नजर नहीं आ रहा कुछ ना। यहाँ पे n1 है और n2 है। जो एंड सर अभी बोला क्योंकि यहाँ पे लूप है ना, इसलिए वो तो चलेगी ना n टाइम। नहीं, n क्या चीज है? यहाँ पे कोड के अंदर एक वेरिएबल है n1, एक वेरिएबल है n2। n आप किसको कह रहे हैं? आई थिंक इन दोनों को मर्ज करके हम एक n बोलेंगे। n इज इक्वल Yes. 1 प्लस। सो आप ये कह रहे हैं कि n जो है बेसिकली what you are trying to say is the following, that n is basically n1 plus n2, yes, जी सर। which is size of the array b. array b का साइज ये है टोटल जो है। और अगर आप देखें तो ये पूरा जो कोड है ये सिर्फ एक लूप है, और ये लूप टोटल n टाइम्स चलता है, और n जो है ये साइज है b का या दोनों के साइजेस का प्लस। सो ये जो मर्ज सॉर्टेड array फंक्शन है, इट रन्स इन थीटा n। यस यस सर। यस सर। Yes, अच्छा, अब मैं थीटा क्यों कह रहा हूं? मैं बिगो भी कह सकता था। हाँ, बिगो भी गलत नहीं है, बिगो ऑफ एन में ये चलेगा, लेकिन चूंकि ये, हाँ, चूंकि ये n से कम टाइम भी नहीं ले रहा, ये लूप जो है इसने चलना ही चलना है जिस तरह से हमने कोड लिखा है। n टाइम तो इसने चलना ही चलना है, तो ये n से कम भी नहीं ले रहा, ज्यादा भी नहीं ले रहा। सो बेहतर है कि हम थीटा की फॉर्म में इसको रिपोर्ट करें। यस, ओके सर। सो हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन मौजूद है मर्ज सॉर्टेड अरेज, जो so let's say
मर्ज सॉर्टेड, और ये जो फंक्शन है ये थीटा एन में चलता है. वी नो दैट थीटा एन, वेयर एन इज द साइज ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ 2 अरेज. क्लियर है? जी सर. ओके. सो अब हम करते ये हैं, हम एक मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लिखते हैं. लेट्स से डिफाइन, या इसको मैं सूडो कोड की फॉर्म में लिखता हूं. मर्ज सॉर्ट, इसमें एक अरे होगी ए, और दैट्स इट. यही एक अरे होगी ए. इसको मैंने सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करके एक नई अरे वापस भेजनी. यस. तो मैं सबसे पहले ये करता हूं, इफ लेंथ ऑफ ए, if that is equal to 1, return this array. Okay? Already sorted. Already sorted है, इसको return कर दें. Otherwise क्या करें? Let's say otherwise आप ये करें कि mid index is length of a divided by 2. मिड इंडेक्स निकाल लें और a1 बना लें. लेट्स से a स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू मिड इंडेक्स, और a2 बना लें स्टार्टिंग फ्रॉम मिड इंडेक्स till the end. And then what you do, return merge sorted A1, A2. That's it. That is the merge sort algorithm. Make sense? जी सर. Oh no, it is not merge sorted algorithm. It still have some bugs in there. Let me check those. Let me tell you those bugs here. Before calling the merge, we have to sort both A1 and A2. So what we do is we say, okay, if A1 is this, A2 is this, then we can say, okay, A1 is equal to merge sort A1, and A2 is merge sort A2, and then we say, okay, the final sorted array B is merge sorted arrays A1 and A2, and then return B. That's the code. So it's very natural. अगर आप इसको समझें तो ये है, अगर आपको एक array given है और आपके पास एम्प्लॉयज भी हैं और आपको ये कहा गया है कि इस अरे को सॉर्ट करना है, तो आप उस अरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. इसको आप लेफ्ट पार्ट कह लें या इसको आप राइट पार्ट कह लें. और अब अगर आप लेफ्ट पार्ट को देखें तो दैट इज द एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम बट स्मॉलर इन साइज. दैट्स अ सब प्रॉब्लम. तो आप एम्प्लॉय 1 को कहें, ये जो भी एम्प्लॉय है, कि यार इसको सॉर्ट करके लाओ. और अब बिल्कुल ना सोचेंगे वो सॉर्ट कैसे करेगा, सिर्फ ये सोचेंगे वो सॉर्ट कर लाएगा तो मैंने क्या करना है. अब A2 को देखें, ये एग्जैक्टली वही सब प्रॉब्लम है, ये वही प्रॉब्लम है जो आपको दी गई थी लेकिन स्मॉलर इन साइज. तो एक और एम्प्लॉय को दे दे, वो ये सॉर्ट करके ले आएगा. अब आपका कंसर्न ये है कि अगर ये वाला हिस्सा सॉर्टेड हो, ये वाला हिस्सा सॉर्टेड हो, तो आपने इनको मर्ज कैसे करना है. तो उसके लिए आपने खुद से एक फंक्शन लिखा हुआ है और किसी एम्प्लॉय की मदद इसके लिए नहीं ली. और अगर आप इसको सोचें, दैट्स अ नेचुरल वे ऑफ वन नेचुरल वे ऑफ सॉर्टिंग एन अरे. अगर आपके पास एक अरे है, आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करें, राइट पार्ट को सॉर्ट करें, और फिर दोनों सॉर्टेड पार्ट्स को मर्ज कर दें. आप शायद अगर किसी को एक्सप्लेन करें ये सोल्यूशन, तो ये जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका कोड भी वैसे ही लिखा जाएगा. इट इज दैट्स अ ब्यूटी ऑफ रिकरियन. मेक सेंस? जी सर.
So let's write the code for. ये रिवर्स कॉल हो के बार बार A1 A2 डिवाइड होते जा रहे हैं। जी होता ये है कि मर्ज होने से पहले, यानी अगर मैं इसका ट्री बनाऊं तो मर्ज होने से पहले अरे जो है वो छोटी से छोटी होती जाएगी, यानी ये हिस्सा तकसीम होके दो हिस्सों में बनेगा, फिर ये हिस्सा तकसीम होके दो हिस्सों में बनेगा, ये हिस्सा तकसीम होके दो हिस्सों में बनेगा, और और ऐसे ही ये राइट साइड पे भी चलता चला जाएगा जब तक ये एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट नहीं हो जाता। जब ये एक एक एलिमेंट होगा तो तब ये एलिमेंट रिटर्न होगा, ये एलिमेंट रिटर्न होगा, और ये दोनों हिस्से सॉर्टेड होंगे। जब ये दोनों रिटर्न होंगे तो फिर ये दोनों मर्ज होके एक सॉर्टेड अरे बन जाएगी ना। इसी तरह ये भी एक सॉर्टेड अरे बनेगी, और ये दोनों अपने पेरेंट की तरफ जाएंगे। अब ये दोनों सॉर्टेड अरेज हैं, ये दोनों मर्ज होके एक सॉर्टेड अरे लेफ्ट साइड पे बन जाएगी, राइट साइड पे भी ऐसा होगा। अब ये दोनों सॉर्टेड अरेज हैं, ये मर्ज होंगी और ये फाइनल एक सॉर्टेड अरे बनेगी। लेकिन ये वो रिकरिएंट ट्री है जो आपको सोचना नहीं चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं जो मेरा काम कर सकते हैं, जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूं। अगर वो अपना काम करके ले आए तो फिर मैंने एडिशनल काम क्या करना है टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यू हैव टू मास्टर दिस स्किल। मेक सेंस? यस सर। जी सर। ओके, सो लेट्स राइट कोड फॉर इट। मर्ज सॉर्टेड अरेज का फंक्शन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं मर्ज सॉर्ट, ये एक अरे को इनपुट लेगा, जो भी अरे होगी, और ये सॉर्ट करेगा। इफ लेंथ ऑफ दिस अरे इज जस्ट 1 then return a that's already sorted. Make sense? Yes? जी सर। जी सर। यस सर। Otherwise mid index is length of a divided by 2. ये डबल स्लैश का पता है ये क्या होती है? This is integer division. यानी यूं समझ लें कि आपके पास 3 है, print 3 divided by 1, print 3 divided by 2, the value is 1.5. Okay? Yes? Makes sense. Yes, sir. But if I do the double slash, that is integer division. ओके सर। Okay, so that's just the integer division, nothing else. Okay, so then what we do is we have now mid index. So we get our array A1 from A, starting from the very beginning to mid index. और याद रखें इस केस में ये जो मिड इंडेक्स है ये इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप मिड इंडेक्स तक जाएंगे और मिड इंडेक्स खुद इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी ये इससे एक इंडेक्स पहले आप रुकेंगे। दैट्स हाउ द पाइथन स्लाइसिंग वर्क्स। A mid index to end. Okay? Yes? मिड इंडेक्स इंक्लूड ही नहीं होगा। इसमें होता नॉर्मली ये है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक अरे दे दूं, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में फर्क होता है ना तरीका। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ओके ए स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू इंडेक्स 3, तो ये इंडेक्स नंबर 3 इंक्लूडेड नहीं है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, एंड दैट्स इट। इंडेक्स नंबर 3 नहीं है। इंडेक्स नंबर 3 पे अगर यहां पे देखें तो 5 पड़ा हुआ है। यस? जी सर। ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा, इससे एक स्टेप पहले आपने रुकना है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप स्टार्टिंग में ही इंडेक्स देते हैं, लेट्स से 2 टू एंड, तो अब ये इंडेक्स 2 इंक्लूडेड होगा। सो जहां से आप शुरू करते हैं वो इंक्लूडेड होता है, जहां पे आप एंड करते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता। सो इंडेक्स 2 पे इस वक्त 3 पड़ा हुआ है, सो 3, 5 एंड 6 ये सारे आएंगे। तो अब यूं समझ लें कि मिड इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं था पहली दफा, दूसरी दफा वो इंक्लूड हो गया, तो वो जो एक एलिमेंट है वो
मिस नहीं हुआ, ज़ाया नहीं हुआ, वो किसी एक अरे में चला गया। ओके सर। मेक सेंस? यस सर। ओके, सो A1 भी आ गया, A2 भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक छोटा सा वो हमने देखना है कि अगर मिड इंडेक्स जो है वो 0 आ जाए, यानी जो अरे की लेंथ है वो, अरे की लेंथ अगर 2 हो तो मिड इंडेक्स 1 आ जाएगा ना। अगर अरे की लेंथ 2 होगी तो मिड इंडेक्स 1 आ जाएगा। उस सूरत में होगा ये कि जब हम इसको कॉपी करेंगे तो वो एक इंटीजर कॉपी होगा, वो फिर एज अ लिस्ट नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, है ना। सो अगर हम A1 को ले लें, A2 को भी लिस्ट की फॉर्म में ले लें, दिस इज जस्ट अ इम्प्लीमेंटेशन इशू, और एक चेक लगा लें, इफ मिड इंडेक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है अरे के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, तो फिर A1 डॉट अपेंड A0 and A2 dot append A1 else. Make sense? Yes? Yes sir. So now we have 2 arrays, A1 and A2 with us. Now we call, now we sort these. So, okay, A1 is merge sort A1, or maybe we can call this as, yeah, I mean, that's okay. A1 is simply merge sort A1, and A2 is merge sort A2, and then we return merge sorted arrays A1 and A2. That's the merge sort algorithm. अगर इसमें कोई इशू नहीं है तो I think that's the algorithm. Okay? आगे देखें इसको. Yes sir. Let's run it. Let's say we have some array 1, 3, 0, -2, 6 and 7, and let's say 2. Let's say this is our array. So let's print the sorted array. Merge sort. Okay. Oh, cool. Yes? जी सर। So it's working very fine. And I have, now you have a code of it as well. सर इसमें 0 भी तो वैल्यू हो तो नहीं प्रिंट हुई। ओए 0 वैल्यू कहाँ गई? कोई और वैल्यू भी स्किप तो नहीं हुई? कुछ मसला हुआ है यार इसमें। वैल्यू नंबर 0 कहाँ गई? -2 आ गया, 1 आ गया, -2 सॉरी सिर्फ 0 ही नहीं है। 0 ही नहीं है? क्यों नहीं है 0? ये होना चाहिए। अच्छा, अगर बिल फॉर 0 की जगह 10 होता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो 10 भी नहीं है। कुछ मसला हो रहा है। और अगर एक एलिमेंट और है तो कुछ आगे। अगर अरे का साइज ऑड हो, अगर अरे का साइज टोटल जो है वो ऑड हो, देन इट इज हैविंग अ प्रॉब्लम। क्यों? सर अगर अरे का साइज ओड होगा तो फिर हमें स्लोप वैल्यू लेनी चाहिए, और अगर इवन है तो फिर हमें सीलिंग वैल्यू, सॉरी अगर ऑड है तो सीलिंग वैल्यू, और अगर इवन है तो
नहीं, ये ऑलरेडी बेटे इसने सीलिंग कर तो दिया होगा ना इसको। ओ पता क्या मसला हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हाँ, ये मसला बिल्कुल सामने आ चुका है। अगर लेट से अरे का साइज जो है जिसने सॉर्ट होना है, अगर इस अरे का साइज 3 है लेट से, तो मैं अरे का साइज 3 है ना, उसको मैं 2 से अगर मैं ऐसे कर दूं डिवाइड, तो होगा ये कि वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सो मिड इंडेक्स जो हो गया वो 1 हो गया। तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, उसको अपेंड कर दिया, एक और एलिमेंट उठा दिया, उसको अपेंड कर दिया। हालांकि मुझे एक एलिमेंट यहां से उठाना चाहिए था, 2 एलिमेंट्स यहां से उठाने चाहिए थे ना, टोटल 3 एलिमेंट्स के लिए। मेरी बात समझ में आई? जी सर। यानी अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं A1 के अंदर एक एलिमेंट डाल देता हूं, A2 के अंदर मुझे 2 एलिमेंट्स डाल। सो आई गेस दैट्स द इशू। इफ मिड इंडेक्स इज 1 और जो लेंथ ऑफ A है दैट यहाँ इज पे लेंथ ऑड, की कंडीशन लगा यानी अगर करना है जी, समझ नहीं आई मुझे, प्लीज दोबारा बताइएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, अगर मिड इंडेक्स 1 है तो A0 इसमें डाल दें, और इसमें जो है वो डाल दे शुरू से लेके नहीं, शुरू से नहीं, 1 से लेके एंड तक जो भी आया हुआ, 1 से लेके एंड तक। सो अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो वो मल्टीपल एलिमेंट्स इसमें अपेंड हो जाएंगे। यस, यानी 2 एलिमेंट्स हैं तो वो अपेंड हो जाएंगे। इसको चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास है, अच्छा ये A है और मैं A में अपेंड, सो A इज दिस, लेट्स से वांट टू अपेंड in A, I want to append the 2 elements, let's say 90 and 30. So A will be having this. Oh, ये लिस्ट की फॉर्म में चले जाएंगे, में आ जाएंगे, और टू इंसर्ट होएगा ये अपेंड, ये तो एज अ लिस्ट अपेंड हो जाएंगी, ये एक एलिमेंट के तौर पे अपेंड हो जाएगा। इंसर्ट, oh that doesn't work also, क्योंकि इंसर्ट के केस में इसका एक तरीका होता है लिस्ट का ना, इसको अगर एक दूसरी लिस्ट इसके साथ लगानी हो, आई गेस कंकैटिनेट होता है, आई डू नॉट नो, बट A dot extend, I guess extend होता है, let's check. Extend list by appending elements from the iterable. कोई iterable है उससे तो नहीं, extend नहीं होगा। A dot count, copy, move, reverse, sort, pop, index, extend. I mean, क्यों हम इतना खप क्यों नहीं है यार, इधर एक if condition लगा लेते हैं। If mid index is 1, then A dot append is 0. If length of A, if mid index is 1, then the length of A is either 3 or 2. If length of A is 3, then A2 and A2 is equal to that, else A2 is, that's it. इसको ये समझ में आ गई? हेलो हाँ सर, जी,
नहीं सर समझ नहीं है, काइंडली एक्सप्लेन कर दो। मैं बता देता हूँ। अगर ओरिजिनल अरे की लेंथ 3 हो, जब मिड इंडेक्स 1 हुआ था, अगर ओरिजिनल लेंथ की अरे की लेंथ 3 हो, तो जो ऑलरेडी हमने कंडीशन लगाई हुई थी, यानी इसको यूं समझ लें, इसको यूं समझ लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। बल्कि इसको हम मजीद बेहतर तरीके से भी शायद लिख सकते हैं। इफ लेंथ ऑफ अरे इज 2, तो क्या करो? लेंथ ऑफ अरे इज 2, तो क्या करो? तो ये करो कि a1 डॉट अपेंड a0, a2 डॉट अपेंड a, अगर लेंथ ऑफ अरे जो है वो 2 से ज्यादा है तो फिर ये कर लो। दैट्स मोर सिंपल कोड। यस, सर इसमें फिर 3 वाला इश्यू आ जाएगा, जब 3 होगी तो 1 आ जाएगा, तो फिर एक रो में 1 डालना और दूसरी रो में 2 वैल्यूज। अब शायद नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ वो अपेंड का इशू आएगा। जी सर, यानी 3 में भी। ये वाला इशू अभी भी आएगा। सो अगर लेंथ 2 हो तो ये करें, अगर लेंथ 3 हो ए 3, इतने वैसे लिखने नहीं चाहिए ये। तो क्या करें? a1 डॉट अपेंड a0, a2 is equal to a, else ये कर ले। Yes, it will work now. Yes. सर इस सॉल्यूशन के अलावा अगर हम ये कर दें कि मर्ज सॉर्ट में अरे के साथ स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी भेज दें, तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा? बेटे इसमें सिर्फ मसला अभी तक ये आ रहा है कि अगर आप किसी लिस्ट में से एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो एक एलिमेंट लिस्ट के तौर पे नहीं आएगा, वो इंटीजर के तौर पे आएगा। और यहाँ पे हमने लेंथ का फंक्शन कॉल किया हुआ है, यानी इसको आप यूं समझ लें, ये एक अरे है ना, अरे। तो अगर मैं टाइप चेक करूं अरे की, इस वक्त जो इसकी टाइप है वो है लिस्ट, ठीक है? यस। लेकिन अगर मैं जी इसका सर। लेकिन अगर मैं इसका कोई एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करता हूं, लेट्स से 2, तो उसकी टाइप इंटीजर होगी ना। तो अगर मैं यानी अगर मैं ये वाला काम करता हूं और मिड इंडेक्स लेट्स से 0 है या मिड इंडेक्स 1 है लेट्स से, तो ये 0 से 0 पे रहेगा और एक एलिमेंट उठाएगा, ठीक है? अगर ये एक एलिमेंट उठाएगा तो एक एलिमेंट का जो टाइप है वो इंटीजर होगी, और जब रिकर्सिव कॉल जाएगी तो इंटीजर के ऊपर लेंथ का फंक्शन कॉल नहीं होता। ये यूं समझ लें कि पाइथन ने लिस्ट्स को और अरेज को हैंडल कैसे किया हुआ है, ये उसकी अब यूं समझ लें कि है। सो अगर मैं इसको लिख दूं 0 to 1 लेट्स से, अगर मैं 0 to 1 लेके जाऊं तो ये ऑलरेडी लिस्ट आ रही है। सो अगर इसका मतलब है मैं स्लाइसिंग करूं तो इट इज ऑलरेडी लिस्ट। Yeah, that's fine then. Yeah, I think we need not to have any of these things. Already Python list दे रहा है आपको, ऑलरेडी लिस्ट आ रही है, यानी ये जो A1 है A2 अगर आप स्लाइसिंग करके चलेंगे तो ये ऑलरेडी लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। I think this works. सही है? जी सर।
मुझे जो डाउट था वो यही था कि अगर एक एलिमेंट एक्सेस करें, जैसा कि मैंने अभी भी एक एलिमेंट एक्सेस हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये असल में हुआ क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट type of A and the value of A itself. ये लिस्ट है और वैल्यू लिस्ट जी, आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस सर। जी सर। यार वो बीच में कॉल आ गई थी तो वो बस डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं बता ही रहा था कि अगर यहाँ पे आप देखें तो टाइप जो है वो लिस्ट आ रही है सर और स्क्रीन एलिमेंट शेयर नहीं है। ओके जी, अब स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। जी सर। ओके, तो ये मैंने कमांड लिखी है, जरा गौर से देखें। इसमें एक एलिमेंट मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 0 से लेके 0 तक, क्योंकि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, और एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके वो कह रहा है कि जो रिटर्न टाइप आई है वो लिस्ट है और वो एलिमेंट खुद जो है वो 1 है, ठीक है। जबकि इसी को अगर आप एक फर्क तरीके से लिखें तो जवाब बड़ा फर्क होगा। मैंने एलिमेंट 0 ही एक्सेस किया है अभी भी, लेकिन अब जो टाइप आएगी वो इंट आएगी। बात समझ में? इसका मतलब है ये जो कॉलन ऑपरेटर है इसको स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग जो है वो टाइप को प्रिजर्व रखता है पाइथन के अंदर। ये मुझे पहले पता नहीं था, बेहतर हो गया, अब पता चल गया आपके साथ। तो चूंकि हम स्लाइसिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये A1 और A2 हमेशा लिस्ट्स ही आएंगी, क्योंकि स्लाइसिंग की फॉर्म में ये आ रही हैं, तो हमेशा लिस्ट्स आएंगी। तो चूंकि ये लिस्ट्स आएंगी तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लेंथ का फंक्शन है ये हमेशा चलेगा, एंड ऑल द इफ कंडीशंस देयर दे जस्ट गो अवे। यस, ओके सर। जी सर। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा बढ़ा के देख लेते हैं। मेक सेंस? यस।
जी सर। सर ओके, मेरा इरादा क्विक सॉर्ट की तरफ जाने का भी था, लेकिन क्विक सॉर्ट के लिए टाइम गालिबन अब इतना नहीं बच गया। हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, यानी ये कितने टाइम में चला है ये सारा कोड जो है ना, हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन। सो व्हाट डू यू थिंक, मर्ज सॉर्ट ने कितना टाइम लिया है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो अरे है ए, उसका साइज है n, लेंथ है n, तो ये जो पूरा कोड है, ये जो रिकर्सिव कोड लिखा हुआ है, ये इसने कितना टाइम लिया? देखें, अगर लूप्स वगैरह लगे हुए हों, नेस्टेड लूप्स लगे हुए हों, तो हम बड़ी तेजी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा है, कितना नहीं लगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये लूप फ्री कोड है, इसमें रिकरियन है, तो आपका क्या ख्याल है, इसका टाइम हम कैसे निकालें? सर जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना अरेज को, उसके लिए टाइम लॉग n लग रहा है, और जो हमने कंबाइन किया मर्ज किया उसके लिए n लग रहा है, तो आई थिंक थीटा लॉग n प्लस n होगा। नहीं, क्या आप कह रही हैं कि इस पे टाइम कितना लग रहा है? सर ये जो हमारे पास अरे है उसको डिवाइड करने में जो हमें टाइम लग रहा है, यानी जो हमने डिवाइड किया और उसको सॉर्ट किया, तो उसके लिए लॉग n टाइम लग रहा है, और फिर जो लॉग एन? हमने लॉग एन जी कैसे लग रहा है बेटे? लॉग एन कैसे लग रहा है? सर उसका साइज हाफ हो गया ना। तो हाफ साइज पे हमने मर्ज सॉर्ट कॉल किए फिर से। लॉग एन टाइम नहीं जी लग रहा। नहीं, आई डिसएग्री, लॉग एन सर ये टाइम नहीं लग रहा। थीटा ऑफ n लग रहा है किस पे थीटा ऑफ एन लग रहा है? तो पूरे कोड के ऊपर, क्योंकि n टाइम्स चल रहा है कोड, ब्रेक होके वो एक सिंगल उस वैल्यू के अंदर आके कन्वर्ट हो जाता है। जितने सर मैं थीटा कांस्टेंट आएगा सर, क्योंकि इसमें ना तो कोई लूप है। ये कांस्टेंट टाइम में चल रहा है? यस सर। नहीं यार, कांस्टेंट तो ना कहें, क्योंकि इसमें और तो कुछ भी ना हो, ये मर्ज सॉर्टेड अरेज का फंक्शन कॉल हुआ है, इसने तो थीटा एन लेना ही लेना है। इसमें तो लूप है ना, यस सर, है ना? बिल्कुल। इसने तो थीटा एन लेना ही लेना है। बाकी कोड स्निपेट को हम देख लेते हैं, इसने तो थीटा एन टाइम लेना ही लेना है, क्योंकि इसमें ये फेमस लूप लगा हुआ है आपका। ठीक है, जी सर। सो इसने थीटा एन टाइम ले लिया, और थीटा एन से मुराद है एन, और इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लूं, ये थीटा एन ही होगा ना। थीटा एन एक सेट है, आपको याद है ना, थीटा एन इज अ सेट, और इस सेट के अंदर वो तमाम फंक्शंस हैं जिसका ग्रोथ एन के इक्वल हो या एन का कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो। तो थीटा एन लिख लें या कोई सम कांस्टेंट टाइम एन लिख लें, दैट्स द सेम थिंग। यस। जी सर। सो अगर आप गौर से देखें तो ये जो एक कमांड है ये वाली, इसका टाइम तो है कांस्टेंट, सॉरी थीटा एन या सम कांस्टेंट टाइम एन, लेकिन ये जो बाकी सारा कोड लिखा हुआ है इसका टाइम क्या है? सर ये देखिए, ये जो काम हमने किया ये एक रिकर्जन के थ्रू हो रहा है ना, तो मैं लॉगिन इस तरीके से करी थी कि जैसे A1 मेरे पास, मैं लॉगिन इस तरीके से करी थी कि जैसे हमारे पास A1 है, उसको सॉर्ट करने के लिए मुझे टाइम जो लग रहा है वो हाफ लग रहा है, एंड सिमिलरली जो अरे 2 है उसको सॉर्ट करने के लिए हमें टाइम n/2 लग रहा है। तो ये रिकर्सिव कॉल है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही थी, मगर अगर एज अ होल देखें तो फिर आई थिंक थीटा एन नहीं लगता टाइम। एज अ होल थीटा एन लगता है? जी सर। सर थीटा एन लगता है, क्योंकि सर अरे जो है वो स्लाइस हो के जो है वो उतनी बार चल रही है जितना उसका साइज है, और साइज उसका एन है। तो चाहे मर्ज सॉर्ट का फंक्शन हो या मर्ज सॉर्टेड अरेज का फंक्शन हो, दोनों सूरतों में जो है वो n टाइम्स ही लगेगा। ठीक है, मैं इस पे दोबारा आता हूं, लेकिन ये जो आपका आर्गुमेंट है इसको हम देखते हैं। सम, एक अरे है उसका सम करना है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ अरे इज 1, return
a of 0, क्योंकि अगर अरे में एक ही एलिमेंट है तो उसी एलिमेंट वही एलिमेंट जो है वो सम होगा। अदरवाइज क्या करें, a is equal to a of 0 and b is equal to sum a of 1 till end, यानी जो बाकी अरे है उसका करें, एंड रिटर्न a प्लस b। ये फंक्शन अरे का सम कर रहा है। अगर आप चाहें तो मैं इसको कोड कर सकता हूँ, ये पूरी अरे का सम कर रहा है, क्विकली कोड कर लेते हैं। फाइंड सम अरे of array just 1, return f0, else return a of 0 plus sum array. Make sense? Yes? जी सर। Yes, sir. Let's see, a is 1 2 3 4 and print some array सम होना भी 10 चाहिए। यस? Yes, sir. यस जी सर। अब आपके आर्गुमेंट के लिहाज से ये कितना टाइम ले रहा है ये फंक्शन? कांस्टेंट? सर ये हर बार जो है हर एलिमेंट को कॉल करता है। फॉर एग्जांपल A1 को, फिर A2 को, फिर A3 को, तो इसी तरह ये सबको बारी बारी कॉल करके एक ही टाइम में सम करता है। तो कितना टाइम लगेगा? The theta of n, I think so. तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आप कैसे कहते हैं कि ये, यानी ये जो रिकर्सिव कॉल है ये कितना टाइम लेगी, इसको आप इग्नोर कैसे कर रहे हैं? रिकर्सिव कॉल कितना टाइम लेगी, यहाँ पे आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं? और अगर इसी को मैं इस तरह से कर लूँ, यानी इसी को मैं इस तरह से कर लूँ कि मैं कहूँ a इज इक्वल टू, अब जरा गौर से देखिएगा, a इज इक्वल टू सम a mid and b is equal to sum यानी मैं पहली हाफ का सम निकाल लूं, मिड इंडेक्स ऊपर से निकाल लेते हैं। a mid index to end। अब अगर इसको कोड करेंगे एग्जैक्टली वही चीज है जो पहले थी, यानी if length of this is that mid index is equal to length of array divided by 2, and what you can say is some array a एग्जैक्टली वही चीज है। अब क्या रनिंग टाइम होगा? यानी आपने अगर अरे का सम करना है तो पहली हाफ का सम कर लें और दूसरी हाफ का सम कर लें और दोनों सम्स को ऐड कर लें। अब सर अगर देखिए a में n/2 टाइम्स चल रहा है और b में भी n/2 टाइम्स, अगर हम दोनों को देखें तो नहीं होगा सर इसका। इस पे सोचें, मैं इसका जस्ट हिंट आपको दे के जाता हूं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एनालिसिस शुरू करेंगे और क्विक सॉर्ट भी देखेंगे। जब भी रिकर्सिव फंक्शन का आपने एनालिसिस करना हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप पहले सोचें कि ये जो रिकर्सिव फंक्शन है या जो भी ये फंक्शन है ये टाइम कितना ले रहा है और इसका साइज क्या था, इनपुट का साइज क्या था। फॉर एग्जांपल इनपुट का साइज है n,
सो सम फंक्शन कितना टाइम लेगा अगर साइज हो n? So let's say that time is t of n. So this represents the time taken by some function on input size n. ठीक है, tn. अब आप देखेंगे tn जो है असल में तो वो सारा इन कॉल्स का टाइम है ना, या इन कमांड्स का टाइम है. सो tn बेसिकली is equal to the total sum of these commands. Yes? जी सर. और इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके दो हिस्से बनते हैं. अगर n का साइज 1 हो तो tn इसके इक्वल होगा, अगर n का साइज 1 से ज्यादा होगा तो tn फिर इसके इक्वल होगा. सो दो हिस्से बनते हैं. हम कह सकते हैं t of n is equal to constant, क्योंकि एक स्टेटमेंट रन होनी है कांस्टेंट. लेट्स से c1 कांस्टेंट इफ n is equal to 1, and t of n is equal to something else if n is greater than 1. ये something else जो है इसको हम फिगर आउट करते हैं. सही है? यस? जी सर. ये जो समथिंग एल्स है ये खुद भी तो ब्रेक होके लास्ट टाइम पे आके लेंथ ऑफ a इज इक्वल टू 1 की वो होगा. जब होगा तब होगा. अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है. आपकी बात सही है, लेकिन अभी जरा गौर से देखें. इसमें एक कमांड है जो सम का फंक्शन है, लेकिन वो हाफ ऑफ द इनपुट्स पे जा रही है, और हमें पता है अगर सम n इनपुट्स पे हो तो उसका टाइम होता है t of n. तो इसका टाइम होगा t of n over 2 इस कमांड का. यस? जी सर. जी सर. और इस कमांड का टाइम होगा t of n over 2. और बाकी कुछ ये कांस्टेंट टाइम है, इसको 1 कह लें या व्हाटएवर. यस? जी सर. जी सर. अब अगर क्विकली जाएं तो अगर मैं मर्ज सॉर्ट को कहूं कि इट टेक्स अ टाइम t of n फॉर n इनपुट्स, सो t of n इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ n इज इक्वल टू 1. ये इसको नॉर्मली ऐसे भी लिखते हैं, t of 1 इज कांस्टेंट, अदरवाइज t of n इज बेसिकली इक्वल टू ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है. ये कांस्टेंट टाइम कुछ लैंग्वेजेस में है जिसमें मेटा डेटा है, अगर ना भी हो तो ये चलेंगे n में चलता है. इन सब को हम अगर कांस्टेंट, ये जो मर्ज सॉर्ट का टाइम है ये है t of n over 2. ये जो कॉल है इसका टाइम जो है ये है t of n over 2, और ये जो फाइनल कॉल है इसका टाइम है some constant time n, and we have to solve the following equation. In this case, t of 1 is constant, t of n is t of n over 2 plus t of n over 2 plus some constant times, let's say some other constant times n. That's a recursive equation, or sometimes called recurrence. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मर्ज सॉर्ट का टाइम आएगा, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट लुकिंग ऑन इट इन डिटेल फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ओके? ओके सर. ओके. अब चूंकि यही लिंक अगली क्लास के लिए भी कंटिन्यू होगा तो मैं रिकॉर्डिंग फिलहाल बंद कर देता हूं ताकि हम अगली क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू करें. तो बहुत शुक्रिया. आप लोग जा सकते हैं जो लोग जाना चाहते हैं, और जो लोग अगली क्लास लेना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो स्टे करें. सो लेट्स सी. प्लीज़ जो लोग अगली क्लास नहीं लेना चाहते वो चले जाएं ताकि मुझे पता चले कि अगली क्लास किसने लेनी है, अगर किसी ने लेनी भी है या नहीं लेनी, सो दैट आई कैन ऑप्टिमाइज माय टाइम.